ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट आ चुका है और इस बार सबसे बड़ी राहत दी है मिडिल क्लास को। वो मिडिल क्लास जो हर बजट में अपने लिए कुछ खोजता है, उसको सबसे बड़ी राहत दी गई है। बजट में मिडिल क्लास को राहत है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। ये ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टोटल ये 12,75,000 तक की राहत जो है वो आम लोगों को मिलेगी इस बजट से। तो ये बड़ा ऐलान जो अंत में हुआ और इससे कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसको काफ़ी राहत मिलेगी और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं उसकी जेब पर पड़ेगा आने वाले दिनों में। 1 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं महीने में तो अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले जो ये छूट थी ये कम थी, इसको अब बढ़ा दिया गया है। और जो जंप देखने को मिला है, क्योंकि लोगों को उम्मीद 10 लाख तक की ही थी, लेकिन उसको 12 लाख तक कर दिया गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%. 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. तो ये ऐलान जो वित्त मंत्री की तरफ से आया, जो बहुत सारे लोग शायद सुनना चाहते थे, और ये ऐलान निकलकर सामने आया। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बजट के अंदर कि उन्हें क्या राहत मिली है। ये कहा जा रहा है कि उद्योग जगत को सरकार बढ़ावा देना चाहती, कपड़ा उद्योग खासकर, उसको लेकर सरकार काम करना चाहती है। इसके अलावा नई मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है, IIT में सीट्स बढ़ाने की बात कही गई है। और साथ ही इसमें जो सरकार ने कोशिश की है वो ये है कि किस तरीके से लोगों की जेब में अब पैसा जाए, कंजप्शन बढ़े। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कंजप्शन से जुड़ी कंपनियां हैं, FMCG कंपनियां हैं, वहां पर आज इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बात होती थी डिफेंस की, एजुकेशन की, उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है। विपक्ष ज़रूर सरकार को यहाँ पर घेरे में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और शुरू में ही जिस तरीके से हमने देखा, वॉकआउट भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ बजट के दौरान। और इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे, ये ऐलान है। इसलिए आज ऑटो सेक्टर में भी जो एक हरियाली है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बड़े ऐलान जो यहाँ पर आज इस बजट के दौरान सरकार की तरफ से किए गए हैं। और कंजप्शन आने वाले समय में बढ़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत ज़रूर सरकार ने यहाँ पर दी है। और सरकार की कोशिश यही है कि जो एक मिडिल क्लास पर आर्थिक बोझ आ रहा था उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% आपको टैक्स देना होगा। पूरी एक बार जो ये नई रिजीम है इसको आप ज़रा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पर 4 लाख तक की जो आय है वो पूरी तरह से अब माफ़ रहेगी, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10%। ये
लेकिन अगर केवल 12 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर जाएंगे तभी टैक्स स्लैब जो है आप पर लागू होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर एसके मिश्रा जी अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा हमारे साथ राकेश अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले शुरुआती रिएक्शन तीनों से। जयंत वर्मा जी, कैसा लगा बजट आपको? बजट में जो बहुत दिनों से ये था कि भाई अब जो मध्य वर्ग है, सर्विस क्लास है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, उसकी क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए और उसके लिए टैक्स में कुछ रिबेट हो। 10 लाख तक की लिमिट की मांग हो रही थी, पर ये 12 लाख की लिमिट कर दी, 12,75,000। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी रिलीफ है, ये खासकर सर्विस क्लास और मध्य वर्ग के लिए। और अब उससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, उसके कारण बाजार में पैसा ज्यादा आएगा और फिर जो शेयर मार्केट एकदम डाउन है वो भी उछाल मारेगा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई शेयर मार्केट जो म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, वो पूरे धरातल पे आ चुके हैं। तो अब उनको भी इससे रिलीफ मिलेगी ऐसा लगता है। ठीक है, एसके मिश्रा जी, कैसा लगा सर बजट आपको? बजट बहुत ही व्यवस्थित है। इसमें किसानों का भी ध्यान रखा गया है, उद्योगों को रखा गया। और जो सुबह इस बीच चर्चा हो रही थी कि जो निम्न मध्यम वर्ग है, उसके लिए जितने उम्मीद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 4-5 साल से निरंतर उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो पा रही थी, उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। इसलिए पूरी तरह से व्यवस्थित बजट है, बैलेंस बजट है और भारत को आगे ले जाने वाला बजट है। ठीक है, एक रिएक्शन सर जल्दी से। राकेश जी, आपका भी बजट कैसा लगा सर आपको? इसमें एमएसएमई का विशेष ध्यान रखा गया है। उसमें एमएसएमई के लिए जो कर्ज गारंटी फ्री लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ की गई है। न्यू स्टार्टअप के लिए भी लोन की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। दालों के लिए, दलहन के लिए, प्लास्टिक उद्योग के लिए भी अच्छे प्रोविजन आए हैं। इससे नए रोजगार का सृजन होगा, व्यापार उद्योग बढ़ेंगे, देश में खुशहाली आएगी। बजट बहुत अच्छा है सर। इसमें अगर हम बात करें जयंत वर्मा जी, कुछ और उम्मीद जो आप कर रहे थे, जो इस बजट में चीजें नहीं दिखी आपको? देखिए, जो भारत में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और वो बेरोजगारी बढ़ेगी ऐसा लगता है। ये जो पर एआई जो आ रहा है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो और रोजगार को खत्म करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा चैलेंज है जो रोजगार लोगों में सृजित किया जाए। किसानों का जहां तक मामला था, तो किसानों को तो अब वो जो सम्मान निधि और ये सब मिल रहा है, तो उसके कारण काफी उनको मतलब उतनी ज्यादा अब टेंशन नहीं है किसानों के लिए। फिर भी और उनको जो दाम भी मिल रहे हैं वो भी अब काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को एमएसएमई वगैरह को काफी रिलीफ दिया है, काफी ने लिमिट बढ़ाई है, कर्ज भी ज्यादा देंगे, पर वो कितना रोजगार सृजित होगा ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है। क्योंकि अब जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस है, उसमें एआई का इंट्रोडक्शन हो रहा है, लोग कंप्यूटराइजेशन में जा रहे हैं और जो लोगों को, यानी जो मैन पावर को इंगेज करने की बात है, वो थोड़ी सी उद्योग जगत में कम है। सबसे ज्यादा तो मैन पावर जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और किसानी में है, खेती में। तो ये खेती में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लेबर है उसको किस प्रकार से रिलीफ मिलेगा, क्या होगा, ये थोड़ी सी एक बड़ी महत्व, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिक मशीनीकरण उसमें बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो ये एक समस्या है और मुझे लगता है अब ये कितना इसमें बेरोजगारी को वो मिलेगा, मतलब बेरोजगारी खत्म होगी इससे, ये एक देखने वाली बात होती है। धर्म जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्म सिंह जी, पहला एक रिएक्शन सर, बजट कैसा लगा आपको? सर, बजट आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर पे जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि हमारे जो जितने भी कह सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन में 65% एग्रीकल्चर है, उसके अलावा फिर स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं, मीडियम क्लास बिजनेसमैन आते हैं, जिनको एमएसएमई सेक्टर से ही कुछ मिलता है। जो स्टार्टअप की स्कीम से बढ़ा दी गई है, जो 5 साल के बेनिफिट 10 साल तक कर दिए गए हैं, एमएसएमई लोन में बढ़ावा किया है, ये मिडिल क्लास को, एग्रीकल्चर को, प्लस जो सैलरीड पर्सन है, सबको ध्यान में रखता हुआ बजट।
एक चीज जो यहाँ पर कही जा रही है, कंजम्पशन बढ़ाने की बात, और सुबह भी आप कह रहे थे प्रोफेसर एस.के. मिश्रा जी, आपको लगता है कि इससे एक कंजम्पशन जो मार्केट में जरूरत है इस वक्त कि पैसों का फ्लो आए, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? करके बनाया गया है, क्योंकि हमने कहा कि 4-5 साल से बराबर मांग हो रही थी और इस बार जो जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर चीजें हुई और केवल मिडिल क्लास और उसी की बात नहीं है कि कंजम्पशन बढ़ाने पर ही फोकस है। आप देखिएगा उसमें पहला जो इंजन विकास को माना गया है वो एग्रीकल्चर है और रूरल जो डिमांड है उसने भारत की जो मजबूती को 3-4 सालों में जो बना रखा है वो जो रूरल डिमांड बढ़ रही है उसके कारण है। दूसरा जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से ये अपने साथ ही न केवल ये डिमांड बढ़ाएगा बल्कि ये प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी योगदान करेगा। इसमें एक जो थोड़ी सी चीजें हमको लग रहा है कि वो और अच्छा हो सकता था, एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया। इसमें एजुकेशन में भी तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया है। बेसिक एजुकेशन पे भी अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया गया होता तो वो पूरी तरीके से बैलेंस और मतलब उम्मीद से भी काफी कई गुना बेहतर बजट साबित होता। एजुकेशन को थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि एजुकेशन देश को आगे ले जाएगा, उसमें सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का रहेगा और बेसिक एजुकेशन का किसी मामले में तकनीकी एजुकेशन से रोल कम नहीं रहेगा। उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो और अच्छा ये बजट रहा होता। अच्छा धर्म सिंह जी, एक चीज जो कही जा रही थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी कि अब लोग ज़्यादा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बचत नहीं हो पा रही है उतनी, इससे कुछ आपको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूती आने वाले दिनों में मिल सकती है? निवेश को आपको लेकर लग रहा है कुछ बढ़ावा देने की बात बजट में नजर आई है? हाँ सर, देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड की बात करी गई है, एग्रीकल्चर बॉन्ड की बात करी गई है, फंडिंग बॉन्ड के द्वारा करने की बात है। तो बॉन्ड तो हमेशा बैंकिंग सेक्टर के द्वारा ही रूट होते हैं, एवरीबॉडी नो। और दूसरी बात है टैक्स के अंदर जो सेविंग है, तो स्मॉल पर्सन कम से कम 50,000 तो बचाएगा ना, जो इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं वो एक टैक्स के रूप में जो बचेगा इन्वेस्ट करेगा, तो बैंकिंग सेक्टर में उसका भी बढ़ावा मिलने के हजार है कि हो सकता है। अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर में ऐसा एफडीआई या स्पेशल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी जिस पे बात नहीं करी गई, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा पुश हो। और एक चीज जो ये कही जा रही थी, हालांकि उसका फैसला तो सर बाद में होना है, लोन्स के रेट को लेकर बैंकिंग सेक्टर में भी एक संकट ये है कि होम लोन्स घट रहे हैं, जो डिफॉल्ट जो एक लोन होता है नॉन सिक्योर, जैसे हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड से जो लोन्स लेते हैं या जो पर्सनल लोन होते हैं, उनमें भी एक खतरा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ये कहीं हमारी इकोनॉमी को आगे जाकर बहुत ज़्यादा या बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेंट ना करें। तो आपको लगता है कि जो सिक्योर लोन है जैसे होम लोन वगैरह हैं, थोड़ा सा अगर सेविंग बढ़ेगी तो इस तरफ लोग ज़्यादा फिर से आकर्षित हो सकते हैं? सर सिक्योर लोन की बात है कि जहां इन्होंने 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस अलाउ किए हैं इस बार, तो 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के साथ में जो 2 इंटरेस्ट रेट की जो 24B में जो हम डिडक्शन लेते हैं इनकम टैक्स में, वो बढ़ा देते हैं तो लोग ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, ज्यादा घर खरीदते हैं, हमारा टैक्स का बेनिफिट होगा। तो लोन को डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट के साथ तो लिंक किया नहीं है, जब वो कर देते तो बढ़ावा मिलता इस चीज को। जयंत वर्मा जी, जो स्कीम्स चल रही हैं वेलफेयर के लिए, हालांकि उन पर बड़ी चर्चा होती है, लेकिन इस बार सरकार ने उनको ज़्यादा छूने की कोशिश नहीं की। जैसा हम देख रहे थे किसान सम्मान निधि, अब लोगों की मांग है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, 6,000 की जगह इसको 12,000 किया जाए, तो उसको एज इट इज़ रहने दिया गया, उसको नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो सरकार ग्रामीण हाउसिंग पर पैसे देती है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में, उसको भी नहीं छेड़ा गया है, जबकि लोगों की ये मांग थी कि अब तो मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, अगर हमें 2-2.25 लाख या 2.5 लाख तक मिल भी रहे हैं तो उसमें कितना ही हम घर का निर्माण कर लेंगे। और जो योजना है वो बहुत पुरानी हो गई है, 7-8 साल, उसमें आपको लगता है कुछ अपडेट होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें दिखी नहीं है इस बजट में, और बहुत छोटा बजट था निर्मला सीतारमण के हिसाब से अगर हम देखें। जी देखिए, ये जो पूरा रेवड़ियां बांटने का जो मामला है पूरा का पूरा, तो अब राज्य सरकारें तो इतनी जबरदस्त मतलब रेवड़ियां बांट रही हैं। अब हालत यह है कि जो जैसे लाडली लक्ष्मी है, वो महिलाओं को हर महीने 1,000-2,000 रुपए जो अलग अलग राज्य अलग अलग अपने तरीकों से दे रहे हैं,
तो इसमें सरकार का सारा पैसा चला जा रहा है, मतलब उनको तो कर्ज अपनी तनख्वाह जो बांटना है उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, ये स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है इसको और अधिक बढ़ाएंगे तो सरकार का फिर बाकी सब काम ठप हो जाएगा। तो अभी जो कुछ है रेवड़ियां, उसको भी बल्कि अब इसको रिविजिट करना चाहिए कि क्या ये जरूरी है और क्या इसको रखा जाए, और ये बिना काम के आप पैसा दे रहे हैं, उनसे कुछ काम तो लीजिए आप, तो वो भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है ठीक किया है, इस तरफ ज्यादा इसको बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। इसको धीरे धीरे कैसे फेज आउट किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारा बोझ जो है वो कॉमन ये जो टैक्स पेयर के ऊपर आता है। अब हम लोग जितना भी कमाते हैं, मतलब मध्य वर्ग जितना कमा रहा है, सर्विस क्लास कमा रहा है, 50% उसका इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। जहां देखो वहां हर जगह सरकार इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है, तो उसके और एक के बाद एक टैक्स लग रहा है। तो इसके कारण मुझे लगता है, और हाउसिंग एक्टिविटी को यदि बूस्ट करना था तो उस संबंध में भी इस बजट में कुछ खास वो नहीं दिया गया है रिलीफ। तो ये है कि रेवड़ियां तो कैसे खत्म की जाए ये देखना चाहिए। हाँ, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो तो ठीक है, वो उनको जरूरी भी है, क्योंकि वो पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है, और उनको जो भी पैसा मिलता था वो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो कमीशंस बने हैं, किसान आयोग बने हैं, वो कहते हैं कि लागत जो है उससे कम उनको वो आय होती थी, उसकी जो सपोर्ट प्राइस है, तो उनको रिलीफ दे रहे हैं। हमारे तो साथ इस वक्त मिस्टर अतीश सांघवी जी भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं पर्पल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अतीश जी, कैसा लगा बजट सर आपको? बहुत बढ़िया बजट था। आई वुड रेट द बजट 9 out of 10। ब्यूटीफुल बजट, बहुत बढ़िया था। टैक्स में जो उसने एंड में 6 माला है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा टैक्स को अगर हमारी ऑडियंस को आप सिंप्लीफाई कर बताएं कि कितनी बचत आप वो कर पाएंगे इसमें, खासकर जब हम 12 लाख से ऊपर बढ़ेंगे तो कितनी बचत इसमें आ जाएगी लोगों को? तो सेविंग्स, लोग पब्लिक को सेविंग्स बहुत बढ़ेगा। जो 12 लाख रुपीज़ है वो जस्ट प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होने वाला है, तो 12,75,000 हो जाता है। 12,75,000 तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। और सैलरी क्लास के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। 85% ऑफ द टैक्स पेयर्स का ये बेनिफिट आने वाला है। प्लस जो एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है वो भी बहुत बढ़िया करेगा। आपको सेविंग्स जो बढ़ने वाला है उस बिकॉज ऑफ द सेविंग्स आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ जाता है, और स्पेंडिंग पावर बढ़ने के कारण क्या होने वाला है, अभी नहीं 2-3 क्वार्टर में ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत बहुत प्रोग्रेसिव आने वाला है। अच्छा, एक चीज, कुछ ऐसी चीज आपको नजर आई जो होनी चाहिए थी बजट में, जो आपको लगा अधूरी रह गई इस बार? सो अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसने कुछ छुआ नहीं है। क्या होने वाला है, जब स्पेंडिंग जब सेविंग बढ़ जाती है, पैसा कहाँ डाले, राइट? जनता डालेगी स्टॉक मार्केट में। यहाँ वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स है उसमें कुछ किया नहीं है, तो स्टॉक मार्केट के लिए वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मार्केट के लिए। लेकिन ओवरऑल वो चीज़ कुछ फोकस हो सकती थी। AI में जो ग्लोबली पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, वहाँ भी कुछ अभी तक फोकस है, कुछ क्लैरिटी नहीं आई थी। तो अभी वो दोनों के लिए होती तो बढ़िया होता। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं, और पिछले सितंबर से अगर हम देखें, जो ऑल टाइम हाई लगा था हमारे बाजार का, उसके बाद लगातार नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पर इस बजट के बाद भी आज जो है लाल निशान में ही है मार्केट, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पसंद नहीं आया है। तो ये आज रिफ्लेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट इसको नेगेटिव ही ले रही है? देखिए, शॉर्ट टर्म है, ग्लोबल इकोनॉमी इज़ अ प्रॉब्लम अभी, तो ग्लोबली इकोनॉमी वाइज ही चैलेंज है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बहुत अच्छा है। बजट प्रोग्रेसिव था, ग्लोबली इंडिया है बहुत रिकग्नाइज हो रही है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया है। आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन क्या है, स्टॉक मार्केट डिज़ाइन ही किया हुआ है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए।
जो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज आप देखेंगे स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक जो राहत थी लोगों के लिए, लोग क्योंकि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर ये खबर थी कि शायद जो पिछली बार ड्यूटी घटाई थी 6% की थी, उसको वापस से ना बढ़ा दिया जाए, उसको शायद टच नहीं किया है, तो ये एक अच्छी खबर है कम से कम लोगों के लिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वापस बोलेंगे क्वेश्चन? गोल्ड को लेकर जिस तरीके से लोग आशंका जता रहे थे कि महंगा हो सकता है, ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, वो देखने को नहीं मिला है कम से कम। हाँ नहीं मिला है, राइट है, लेकिन क्या हो रहा है, सेविंग्स, आम जनता को जो सेविंग्स आ गई है वो सेविंग कहाँ डालेंगे? टुडे आपको इंडिया में मोस्ट पीपल सेव इन गोल्ड, राइट? जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जब करेंगे, ज़्यादा डिमांड हो जाती है, ऑटोमेटिकली गोल्ड प्राइस बढ़ गई है। अभी गोल्ड अगेन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो जब गोल्ड डिमांड बढ़ने वाली है, जो आई पर्सनली थिंक गोल्ड में काफ़ी लोग 1 साल के बाद निवेश करने लगेंगे। गोल्ड का अच्छी कमोडिटी हो चुकी है, तो जो उसने सेट ऑफ कर दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, कुछ पॉइंट जो बताना चाहते हैं आम लोगों को, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि बजट को थोड़ा सरलीकरण कर और लोगों के सामने रख दिया जाए ताकि उन्हें बेनिफिट समझ आ सकें इसके। सो पॉइंट में ऐसा है, क्लियरली फ्रॉम अ डायरेक्ट टैक्स पर्सपेक्टिव, जो उसने 12 लाख तक सेविंग इनकम टैक्स नहीं भरना है, वो 12 लाख है, लेकिन उसके ऊपर 75,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो ओवरऑल 12,75,000 हो जाता है। जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल या कैपिटल गेन हो, जिसने निवेश किया हो स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा में, उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अभी तक उसमें कोई बदलाव है नहीं। तो ओवरऑल एफडी में जो टीडीएस भी आएगा, उसमें भी बदलाव आने वाला है। तो सीनियर सिटीजन वाले को जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कि एफडी में रखा हो पैसा, उसमें भी उसको अभी टीडीएस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल मास के लिए बहुत बढ़िया बजट है। आम जनता को ज़्यादा पैसा मिलेगा घर पे लेके जाने के लिए, वो स्पेंडिंग पावर ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक सवाल आपसे, अगर हम देखें कि हर बार रेलवे को लेकर कुछ बड़े ऐलान होते थे, इंफ्रा को लेकर बड़े ऐलान होते थे, उसकी कमी कुछ दिखी है आपको? कि ये जो रेलवे में अपन देखते हैं कि ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है कि लोग परेशान होते हैं, तो मतलब बोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए, रूट बढ़ाने के लिए, नए ट्रैक बनाने के लिए, इस प्रकार का रेल के हिसाब से कुछ विशेष सैटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक, धर्म जी, अगर हम देखें जिस तरीके से पूरा बजट ये डिजाइन किया गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम देखते थे कि कई हाईवेज का ऐलान हो जाता था, बड़ी बड़ी सड़कों को लेकर सरकार अपनी बात रखती थी, उसको लिमिट करने की कोशिश की है क्या इस बार? सर देखा जाए तो सबसे पहले ये हमारा जो डेफिसिट फाइनेंस बढ़ा है वो कैपेक्स एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ा है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि जैसे डेफिसिट फाइनेंस पे जीडीपी पे 4% का इम्पैक्ट दिखाया, तो मार्केट स्टॉक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे जा पड़ी। ठीक है, 100 पॉइंट अब चलती 100 पॉइंट नीचे चली गई। तो इससे कहने का मेरा भाव यही है कि कैपेक्स पे गवर्नमेंट का अभी उतना नहीं खर्चा हुआ जितना करना चाहिए था। 10 लाख करोड़ का था जो 11 लाख करोड़ का जो बजट था उनका, जो 10 लाख करोड़ ही कर पाई है। तो उसका रीजन ये इलेक्शन भी रह सकता है कि जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिसपे कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान दिया कि जनरल इलेक्शन में इतना खर्च है। आने वाले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑटोमेटिकली वो जो बजट इनका 11,000 करोड़ का है वो तो स्टैंड करेगा ही करेगा, इतना खर्चा होना ही होना है। बजट में कुछ चीजें छूट जाती है सर। आप मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं करी बजट की, इस मीन ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बजट नहीं है, इसका मतलब कोई इंक्रीज नहीं है, वो बजट तो इंटेंट करेगा ही करेगा। जयंत वर्मा जी, एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि पत्रकारिता के लिहाज से ये जो सिक्सर मारा गया आखिरी बॉल पर सरकार की तरफ से, इसका आपको लगता है दिल्ली इलेक्शन में एक बड़ा इंपैक्ट दिखेगा?
मुझे लगता है इसका असर होगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अधिकांश मध्य वर्ग के लोग हैं और जो बहुत दिनों से एक अपेक्षा थी केंद्र सरकार से कि भाई ये जो मध्य वर्ग है और सर्विस क्लास है उसको, और सर्विस क्लास बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो उसको रिलीफ मिले, तो ये रिलीफ मिला है तो इसका असर जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा दिल्ली के चुनाव में, ऐसी उम्मीद लगती है मुझे। एस के मिश्रा जी, एक नया बिल लाने की बात भी कही गई है इनकम टैक्स को लेकर, इसका क्या मोटो आपको नजर आता है और इससे कुछ हमें आने वाले समय में कुछ नई चीजें क्या देखने को मिल सकती हैं, क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं इससे? इसमें क्या है, जिसे सरकार अब फिजिकल कंसोलिडेशन के उसमें जा रहे हैं, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और आप देखिएगा जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो सरकार हर साल धीरे धीरे घटाते जा रही है। इस बार जैसे उसने 4.4% डेफिसिट का टारगेट रखा है। उसके लिए आपको जो फिजिकल आपके ये जो इनकम टैक्स के टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना होगा। अब आप देखिएगा, ये पहले ये था कि इसमें हम टैक्स के स्लैब कम करते जा रहे हैं, लेकिन अब आप देखिएगा चूंकि अब आपको मिडिल क्लास को छूट देनी है तो फिर उसके टैक्स स्लैब फिर बढ़ गए हैं। तो जो सरकार के बाद में ये विरोधाभास हो रहा है कि भाई हम उसको स्लैब को कम जो आसान करेंगे, टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, तो फिर जब आपके इतने स्लैब्स हो जाएंगे तो उसके कारण दिक्कत जाएगी। और अभी आप न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम और ऐसे तमाम तरह की जो एक तरह से सिस्टम है उसको वो करेगी, तो इसलिए उसके लिए कहा गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी जो सरकार का जो टारगेट था कि उसको मिडिल क्लास को कुछ न कुछ इस बार वो देना था, उसके राजनीतिक आप मकसद निकाल सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव है या आगे है, लेकिन ये जरूरत भी थी क्योंकि अर्थव्यवस्था को अगर बूस्ट देना है तो मिडिल क्लास को आपको वही कंज्यूम करता है, तो उसको जो और हमको जो टारगेट है, जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट है उसको अचीव करना है, क्योंकि वो उसका एक रोड मैप बना हुआ है कि हमको 26 में इतना करना है, 27 में इतना करना है और उसको 3 के आसपास सरकार को ले आना है। तो सरकार उस रास्ते में बिल्कुल बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और जैसा हमने आप बार कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस बात को जोड़ना चाह रहे हैं कि ये जो बजट है, जो वास्तव में जितनी उम्मीद नहीं थी लोगों को उससे बेहतर बजट सामने आया है। अब बाकी उसके रिजल्ट और डिटेल में जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये दिख रहा है कि जो लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर बजट है। ठीक है सर, आप तमाम लोग बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।